नमस्कार। आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। कहते हैं जवानी में नया खून होता है, नया जोश होता है, कुछ भी कर गुजरने का जज्बा होता है। जब आप छात्र होते हैं तो एक ना एक बार आपके मन में ये ख्याल जरूर आता है कि आप भी छात्र नेता बने, छात्रों को लीड करें। लेकिन ये लीडरशिप इतनी आसान नहीं होती है, इसमें कई कठिनाइयां भी होती हैं। और इन्हीं कठिनाइयों और चुनौतियों के साथ साथ अपना अनुभव शेयर करने के लिए हमारे साथ आज एक खास शख्सियत है, जिन्होंने बेहद करीबी से राजनीति को देख रहे हैं, उसके अनुभव वो आज हमारे साथ साझा करने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आरएलडी छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष अमन पांडे जी। अमन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की खबर में। तो कैसी चल रही है राजनीति? छात्र राजनीति पे हम बात करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो यही सवाल कि राजनीति कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है राजनीति, देश की अच्छी अच्छे हाथों में है। मैं ये बोलूँगा सूबे की भी और पूरे देश के भी अच्छे हाथों में है। अच्छे लोग सरकार चला रहे हैं और जो हमारा योगदान है हम अपना योगदान दे रहे हैं। सुना है छात्र संघ के चुनाव नहीं हो रहे हैं? जी जी बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में ये दुखद है, मैं दुखद कहूँगा इसको कि बहुत सालों से छात्र संघ पे रोक है, जिसके लिए तमाम दल, मैं ऐसे अपना क्रेडिट नहीं लूँगा, जितने भी छात्र संगठन है सब इस पर कोशिश कर रहे हैं तरीके से कि छात्र संघ यहाँ शुरू कराया जाए। और ये आज हमारी सरकार में रहते हुए यही मांग है कि छात्र संघ की बहाली जितनी जल्दी हो उतना ये इस देश की लोकतंत्र के लिए अच्छा है। जी, तो ये जो सवाल था कि छात्र संघ के इलेक्शन नहीं हो रहे, एक छात्र नेता के तौर पर कितना दुखद है, कितनी पीड़ा महसूस करते हैं? आने वाला युवा जो राजनीति में अपना एक बेहतरीन करियर बना सकता है, उसके लिए यहाँ पे कितना बड़ा लॉस है? देखिए, लॉस तो है क्योंकि छात्र संघ अगर नहीं होगा तो पहले ही वो आउट हो जाएगा। वो बोलते हैं फर्स्ट बॉल पे आउट हो जाएंगे, तो वही हो रहा है कि हमारे नेबरिंग स्टेट में अभी पटना में देखिए, हाल में मेरे ख्याल में 2-3 दिन पहले इलेक्शन हुआ और उसका रिजल्ट आया है। 2 सीटों पे वीवीपी और एनएसवाई जीत के आई है। दिल्ली में होता है, पंजाब में होता है, राजस्थान में होता है। तो हमारे नेबरिंग स्टेट में अगर इलेक्शन हो रहे हैं तो हमारे छात्रों में कहीं ना कहीं पीड़ा तो है कि छात्र संघ होने चाहिए। और मुझे लगता है सरकार इस जल्दी सुने और इसको अमल में लाए, काम करे इस पर, क्योंकि ये बेहद ज़रूरी है। लेकिन छात्रों की आवाज़ अगर नहीं निकलेगी तो उनको अपना भी एक प्रतिनिधि देना पड़ेगा। जैसे सबका यूनियन बनी हुई है, आप जानते हैं सरकार में सबकी यूनियन बनी हुई है, बैंकों की अपनी यूनियन होती है, इंजीनियर्स की अपनी यूनियन होती है। तो स्टूडेंट यूनियन से कोई आपको खतरा नहीं है, ये सबसे सबसे निचली स्तर की यूनियन होती है और हमारी मांगें बहुत ज़्यादा नहीं होती। हॉस्टल, मेस, एग्जामिनेशन फीस को लेकर के टाइम पे एग्ज़ाम हो जाए, करिकुलम पूरा हो जाए, यही मांग होती है। लेकिन जो पास में एक्सपीरियंसेस रहे उत्तर प्रदेश में छात्र संघ की राजनीति को लेकर के, कहीं ना कहीं वो कटु अनुभव भी था, वो अच्छा नहीं था। जिस तरीके से कि छात्र राजनीति में माफिया लोग, दबंग लोग हावी हो गए, और वही कहीं ना कहीं आज उसका उसी चीज़ का जो पिछली सरकारें रही हैं उसका हम लोग दंश भोग रहे हैं इस चीज़ को लेकर के। और कहीं ना कहीं अब जो छात्र है वो इन चीज़ों को नहीं चाहता। वो आज आप देखेंगे कोई भी दबंग छात्र नेता नहीं मिलेगा आपको। हाँ। वो कोई भी किसी भी छात्र में केसेस नहीं होंगे। मैं खुद भी एक अरे वो तो योगी जी ने खुद लगाम लगा दी है ना, दबंगई किसी की नहीं चलेगी। बिल्कुल नहीं, ये योगी जी ने बहुत अच्छा कार्य किया और इससे एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी मिल गया सभी नेताओं को, सभी पार्टी नेताओं को, कि अब किसी एक विशेष माफिया कब्जा नहीं है, किसी भी जिले के माफिया कब्जा नहीं है। अच्छा काम किया ये, तो हम लोग इसका स्वागत करते हैं। हम भी छात्र रहे हैं, हमारे अंदर भी एक जुनून था कि हम भी लीडरशिप करें, हम भी जो है छात्र नेता बने, लेकिन हम अपनी पढ़ाई में उलझे रह गए। लेकिन आपने उस अवसर को जो है ग्रैब कर लिया। आपका अनुभव कैसा रहा? मतलब कैसा महसूस करते थे? क्योंकि कंपटीशन बहुत होता है छात्र राजनीति में। हर कोई यही चाहता है कि हम भी जो है छात्र नेता बने, हम लीड करें और सब हमारी बात सुने, हम जो कहें सब उसको फॉलो करें। लेकिन यहाँ पे कंपटीशन है, हर कोई यही चाहता है। तो आपने किन चुनौतियों का सामना किया? देखिए, छात्र राजनीति जब इनिशियल लेवल शुरू की हम लोगों ने, मैं 12th ख़त्म करके नेशनल पीजी कॉलेज एक यहाँ पर है, उससे मैं बीकॉम का छात्र था। तो हमारे यहाँ पर बड़ा स्ट्रिक्ट नियम था कि आपको ड्रेस में पहन के आना है, मोबाइल अलाउड नहीं है। और बहुत मतलब एक तरीके स्कूल था वो। एसपी सिंह सर हमारे प्रिंसिपल थे, पीके सिंह सर हमारे प्रॉक्टर थे उस टाइम पे। तो बड़ा ही स्ट्रिक्ट नियम चल रहा था, बट मैं अपना गतिविधि हमारी चालू थी छात्र राजनीति के लेकर के। ये कैंपस बहुत छोटा सा है हमारा, तो हम लोग तो जो भी और कोई ऐसा हमारे यहाँ पर कोई दल भी नहीं था कि एनएसवाई की ये हेड है या ऐसे अभी आजकल होता है जो कि आरएलडी की ये हेड रहेंगे यूनिवर्सिटी में, आईसा के, आईएसएफ के, ऐसा वहाँ पे कोई था नहीं। 2014-15 में एक कुछ मेरे ख्याल में एक रेप केस हुआ था लखनऊ में, और उसको लेकर के एक हम लोगों ने प्लान बनाया। उसमें मैं था और हमारे कुछ और साथी भी थे। तो हमने ये प्लान बनाया कि हम नेशनल पीजी से लेकर के और सिकंदराबाद तक हम पूरा एक मार्च निकालेंगे वुमेंस एम्पावरमेंट पे।
और हमें लगा था कि उसमें 20-30 हमारे जो साथी हैं वो आएंगे और एक मार्च होगा। बट उस मार्च में हमने देखा कि उसमें संख्या 500-600 की लोगों छात्रों की आ गई, और सब स्कूल यूनिफॉर्म में, जो ये कॉलेज यूनिफॉर्म में ही छात्र छात्राएँ आ गए थे। तो अच्छा मार्च हुआ, मैसेज भी अच्छा गया, लेकिन उसके नेक्स्ट डे मुझे बुला लिया गया, क्योंकि लीड मैं ही कर रहा था उसको, कि ये पहली बार नेशनल पीरियड के इतिहास में हुआ है कि यहाँ छात्र राजनीति नहीं होती है, आपने कैसे कर लिया इस चीज़ को। तो खैर मैंने उस तब तक क्लैरिफिकेशन दिया और बात एक्सपेल तक भी आ गई थी, लेकिन बच गया बस किसी कारणवश, और बच गया। फिर उसके बाद से राजनीति चलती रही, एक टीम अच्छी बन गई, छात्रों के तमाम मुद्दे थे, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में भी जाते थे हम लोग उस टाइम पे, और तभी चौधरी साहब से संपर्क हो गया हम लोगों का, तो सबसे ये कारवां चलता है। अच्छा, मतलब चौधरी साहब से बाद में संपर्क हुआ है, लेकिन ये जो जज्बा था वो कहाँ से आया? आपकी प्रेरणा स्रोत कौन थे? देखिए, मैं अगर बात करूं, मैं नेटिव जो हूँ गाज़ीपुर का रहने वाला हूँ, और गाज़ीपुर में एक बहुत महान क्रांतिकारी नेता हुए कॉमरेड सरजू पांडे, जो कि फ्रीडम फाइटर भी रहे और कई बार के एमपी भी रहे। तो हम लोग उन्हीं के परिवार से हैं, और बचपन से उनके जो कारनामे हम सुनते थे कि स्वतंत्रता के पहले भी उन्होंने कैसे कैसे आज़ादी के लिए जो लड़ाइयाँ लड़ी, उसके बाद जेल में रहते हुए उन्होंने चुनाव लड़ा, विधानसभा और लोकसभा दोनों, और दोनों में विजयी रहे। और जब पहली बार वो पार्लियामेंट में एंटर करते हैं और नेहरू जी पूछते हैं कि ये सरजू पांडे जी कौन है, तो वो खड़े होकर के हाथ जोड़ के बोलते हैं कि वो अदना सरजू पांडे मैं ही हूँ, और नेहरू जी उनको अपना एक गुलाब का फूल देते हैं निकाल करके। तो वो सब चीज़ें सुनते थे हम लोग बचपन में अपने दादा से और सब लोगों चीज़ से। तो एक अट्रैक्शन तो आ ही जाता है कि भाई हमारे जिले से, हमारे परिवार से ऐसे लोग निकले हुए हैं। और फिर हमने देखा राजनीति को बहुत बचपन से करीबी से देखते हैं। फैमिली बैकग्राउंड और खून का असर है जो कि उबाल मारा जो है छात्र राजनीति के तौर पे। जी जी, क्योंकि पहली सीढ़ी यही बोलते हैं लोग कि छात्र राजनीति पहली सीढ़ी होती है। तो अभी उसी पे वर्क चल रहा है हम लोगों का, अच्छा चल रहा है। और जैन जी से जब मुलाकात हुई पहली बार लखनऊ में ही हुई, तो कुछ छात्र नेताओं को उन्होंने बुलाया था मिलने के लिए, उसमें से मैं भी था, और मैं गया। पहली मुलाकात हुई, मैंने देखा कि इतने बड़े घराने का एक राजनेता इतनी सरलता से आपसे मुलाकात कर रहे हैं। ये मॉल एवेन्यू में जो गेस्ट हाउस है वहाँ पर मुलाकात हुई थी, और बहुत सरलता से उन्होंने पूछा कहाँ पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो, और उन्होंने मतलब निमंत्रण दिया कि आइए साथ में काम करते हैं। लेकिन 2015 की बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा, ये निमंत्रण इसीलिए दिया था जो आपने रैली निकाली थी? मे भी उनको पता लगा हो कि ये लोग एक्टिव हैं, और 15 की बता रहा हूँ मैं आपको। 15 के बाद से 17 में भी मिलता रहा, उनसे निरंतर मिलता रहा लगातार जैन जी से। लेकिन ज्वाइनिंग मैंने पार्टी नहीं ज्वाइन किया हुआ था, मतलब मैं ये था कि मतलब जैन जी से संबंध थे, मिलते थे, दिल्ली गए तो मिल लिया, जैसे सब यहाँ आए तो उनसे मुलाकात हो गई। और 2021 से मैंने फिर पार्टी ज्वाइन करी फाइनली, सोच समझ कर कि हाँ रेडी की स्टूडेंट विंग जो है उसको संभाला जाए, और मैंने पार्टी ज्वाइन करी। उसके बाद स्टूडेंट विंग का जिम्मा 2022 के चुनाव के बाद मुझे मिला, और उसके बाद अभी भी लगातार संभाल रहे हैं अभी इसको। अमन पांडे राजनीति में आ गए, अचानक से एक मार्च निकाला और फेमस हो गए। लेकिन अगर राजनीति में ना होते अमन पांडे तो क्या होते? राजनीति में नहीं होते तो किसी एमएनसी में जॉब कर रहे होते। जी यही होता। हो सके कहीं यूएस में होते, सिंगापुर में होते, कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होते। क्योंकि फिर यही था कि बीकॉम करेंगे, एमबीए करेंगे, जो एक ट्रेंड चला था अभी भी शायद है ये, कि एमबीए करेंगे और किसी एमएनसी में जॉब करेंगे, तो यही होता। लेकिन सिचुएशन वैसी नहीं रही, पारिवारिक कुछ चीज़ें ऐसी रहीं कि राजनीति में और व्यापार में हम लोग आ गए। तो आप जॉब कर रहे होते, लेकिन आपने व्यापार को भी चुन लिया है, ये भी जानकारी है। क्योंकि जिस तरह से आपके बारे में जानकारी ये है कि आपने अपनी एजुकेशन को बीच में छोड़ा, बीकॉम के बाद आप अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए, जैसे आप बता रहे कि एमबीए करते, तो उसके पीछे की क्या वजह रही, क्या चुनौती या कठिनाइयाँ रही? बीकॉम मेरा चल रहा था, 2015 में मेरे फादर का देहांत हो गया, कार्डियक अरेस्ट हो गया उनको, और घर में माता जी हैं और 2 बहनें हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर ही आ गई कि अब आपको जो व्यापार पापा का है उसको संभालना है आगे। तो बीकॉम ख़त्म करने के बाद मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक विषय होता है उसमें मास्टर्स के लिए डाला, एलयू में मेरा चयनित हो भी गया हम लोग, और मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में ही हम लोग थे। बट उसमें क्या थे, जो हमारा काम है उसमें ट्रैवल बहुत करना पड़ता है, अब्रॉड बहुत ट्रैवल करना पड़ता है, यूरोप में, रशिया में, चाइना में। तो ट्रैवलिंग की वजह से मेरे एग्जाम्स मिस हो जा रहे थे। तो मैं एलयू गया, एक बार पूछा कि सर इसका कोई अल्टरनेटिव है, तो बोले कोई अल्टरनेटिव नहीं है, और फर्स्ट सेमेस्टर में एग्जाम अगर मिस हो जाएंगे तो आपको एक्सपेल ही करेंगे, कोई और ऑप्शन नहीं है। तो फिर मैं वहीं से फिर वो पब्लिक एडमिशन छोड़ दिया मैंने, और राजनीति ही चल रही थी, वो चलती रही। राजनीति चल रही थी, मतलब आपने बिजनेस और पढ़ाई में से आपने बिजनेस को चुना, लेकिन मौजूदा वक्त में तो आप दोनों चीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं, ये कैसे?
अब कर रहे हैं, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गई है धीरे धीरे। देखिए जब आप जाते हैं आगे लाइफ में तो चीज़ें और समझ में आती हैं आपको, और आप इस काबिल होते हैं, भगवान ने इस काबिल बनाया है कि हाँ आप दो चीज़ें एक साथ हैंडल कर सकते हैं, तो किया जा रहा है उसको। आरएलडी युवाओं और किसानों की पार्टी कही जाती है जिससे आप जुड़े हुए हैं, और आपके कंधे पर तो छात्र सभा का पूरा पूरा भार है, प्रदेश अध्यक्ष है, तो युवाओं के लिए क्या कुछ कदम उठा रहे हैं? देखिए आरएलडी, अगर आप पिछले हमारे पास रिकॉर्ड देखें, पिछले अगर मैं 19 सिलेक्शन की बात करूं, तो जब से जयंत जी ने भी कमान संभाली, उसके बाद में आज के डेट में जो हमारे युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे माननीय चंदन चौहान जी, उनको एमपी बनाया उन्होंने। पहले वो एमएलए थे बिजनौर से, अब ये एमपी हैं आज की डेट में। उसके बाद हमारी जो पार्टी की जो मुख्य इकाई है वो समय समय पर अलग अलग कैंपेन लॉन्च कर रही है। अभी एक सारथी इंटर्न हमने लॉन्च किया, अगर आप इसके नॉलेज हो कि सारथी इंटर्न में हमने क्या किया कि हमने पूरे यूपी से आवेदन मंगाए छात्रों से, और वो छात्र यूपी में बुलंदशहर से, अलीगढ़ से हैं, कुछ हमारे चंदौली डिस्ट्रिक्ट से भी हैं। उनमें से हमने कुछ 5 छात्रों को चयनित किया हुआ है। आज वो जो हमारे विधायक है प्रेजेंट में, हमारे उत्तर प्रदेश में 9 विधायक है, 1 एमएलसी है, और 2 हमारे पास लोकसभा के सांसद हैं, और 1 चौधरी साहब खुद ही राज्यसभा में इस टाइम पे। उनके साथ बहुत क्लोजली काम कर रहे हैं, विधानसभा में, पार्लियामेंट में भी काम कर रहे हैं। तो ऐसे हम युवाओं को मौका दे रहे हैं कि आप आइए और समझिए पब्लिक पॉलिसी कैसे बनती है, विधानसभा में कार्रवाई कैसे होती है। क्योंकि एक तो राजनीति ये है कि आप सिर्फ सड़क पर जिंदाबाद लगा दीजिए, पुतले फूंक दीजिए, उससे देखिए बहुत ज़्यादा युवाओं का भला नहीं होना है। वो भी एक पार्ट है, मैं मानता हूँ, लेकिन जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि मिनिस्ट्री में काम कैसे होता है, पब्लिक पॉलिसी कैसे बन रही है, विधानसभा की कार्रवाई कैसे हो रही है, हम इस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि जब हम ये समझा ले जाएंगे युवाओं को तो खुद उसका इंटरेस्ट आएगा। हम पॉलिटिक्स को एज अ प्रोफेशन डेवलप करना चाह रहे हैं, और उसमें हो सकता है हम अच्छा कामयाबी लेकर आए। बिल्कुल। अभी आपने गिनाया कि आपके कितने एमएलए एमएलसी हैं, आपने ये भी बताया कि जयंत चौधरी खुद राज्यसभा में है, लेकिन उनको तो अखिलेश यादव ने पहुंचाया। इसको लेकर भी काफ़ी बातें कही जाती है कि अखिलेश यादव ने उन्हें राज्यसभा पहुंचाया और उन्होंने अपनी पार्टी बदल दी। देखिए नहीं, अखिलेश जी ने राज्यसभा नहीं पहुंचाया था। जो वोटिंग होती है, जो एक पैटर्न बना हुआ है, उसमें हमारे विधायकों ने भी वोट डाला था, और जब हम साझा लड़ाई लड़ते हैं 2022 में, हम साझी लड़ाई लड़े, अखिलेश जी की पार्टी समाजवादी पार्टी और आरएलडी की। तो हमने जितनी भी सीटों पे लड़ा, उस पर जितने हम जीत करके आए, कुछ सीटें ऐसी भी थी जहां हमारा प्रभाव था लेकिन हमने वहाँ नहीं लड़ा, लेकिन वहाँ भी सपा जीत करके आई। तो उस जीत में भी तो हमारा फैक्टर है। उनको विधायक बनाने में भी, लाइक अगर मैं नाम ही ले लेता हूँ, चलिए अतुल प्रधान जी की सीट है, तो अतुल प्रधान जी आज से पहले नहीं जीत पाए थे, जब गठबंधन वो जीत गए, पहली बार विधायक बने आज। तो वो क्या उनकी जीत सिर्फ सपा की जीत होगी? ऐसा तो नहीं कह सकते आप। तो ये जब साझी लड़ाई लड़ते हैं तो वो विधायक किसी एक पार्टी के नहीं होते, और साझी ये उस टाइम भी साझी थे हम लोग, और साझी ये निर्णय हुआ कि चौधरी साहब को राज्यसभा जाना चाहिए। तो उसमें हमारे विधायक ने वोट दिया, उन्होंने भी वोट दिया, और हमने भी उनके जो कैंडिडेट उनको वोट दिया। जो हमारे 9 एमएलए हैं उन्होंने भी तो वोट दिया उनको। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने बनाया। जब जयंत चौधरी एनडीए में शामिल होते हैं तब भी कई सवाल उठते हैं, क्योंकि उस टाइम किसानों का प्रदर्शन भी चल रहा होता है, और कहा जाता है आरएलडी युवा और किसानों की पार्टी है, और उस टाइम में भी कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जो है किसानों के हित में नहीं सोच रही है, और इसका नुकसान भी आरएलडी को उठाना पड़ेगा। लेकिन चुनाव हुए, लेकिन वहां पे पॉजिटिव रिजल्ट मिला। किसानों का जो आंदोलन था उसको बहुत मुख्य रूप से आरएलडी के कार्यकर्ताओं ने, खुद चौधरी साहब ने भी बहुत समर्थन दिया उसको, और आपने देखा सरकार बैकफुट पे आई, उस पर 3 काले कानून वापस हुए हैं। उसके बाद जो गठबंधन हुआ, गठबंधन जब चौधरी साहब, चौधरी चरण सिंह जी को, मैं जो नेता हैं चौधरी चरण सिंह जी को जब भारत रत्न मिला, उसके बाद गठबंधन की बातें आगे हुई। उससे पहले तो गठबंधन की बात नहीं कर रहे थे उनसे, और जो किसानों का आंदोलन था उसमें हम लोग बिल्कुल खुल के साथ थे किसानों के। देखिए, चौधरी चरण सिंह जी को जो सम्मान मिला वो उसके काबिल थे और उनको मिलना चाहिए था, लेकिन अगर इस बात को लेकर अगर आप गठबंधन करते तो क्या ये सही है? नहीं, देखिए ये फिर मैं बताऊँ कि सम्मान दिया तो हमने गठबंधन किया। सम्मान दिया, और एक लीडरशिप भी हमें दिखी। हमें एनडीए में एक लीडरशिप दिखी। हम जब इंडिया अलायंस में भी थे तो उनके पास अभी तक कोई फेस नहीं था। मैं खुद भी बताऊं तो हमने जनवरी के महीने में इलेक्शन से पहले 16 छात्र संगठनों का एक बहुत बड़ा जंतर मंतर पर रैली ऑर्गेनाइज की थी। इसमें हम लोग भी थे, कम्युनिस्ट के सब साथी थे, हमारे समाजवादी के साथी थे, एनएसवाई के साथी थे। और मैं आपको बहुत मजेदार किस्सा बताऊं तो समाजवादी की जो मेन साथी थे वो आए नहीं उस रैली में। आप सोचिए क्या सीरियसनेस रही होगी।
कि एक नेशनल लेवल पे एक प्लेटफॉर्म आपको दिया जा रहा है, तो ये सीरियसनेस थी समाजवादी की साथियों की। तो हमने देखा कि अगर वो सीरियसली चुनाव नहीं जा रहे हैं और जनता का जो रुख है वो मोदी जी के साथ है और वहाँ हमें सम्मान मिल रहा है, सम्मान सर्वोपरि है, तो हमने वहाँ जाने का रास्ता चुना। यूपी में आपको युवाओं की जिम्मेदारी मिली है। यूपी में लगातार आरएलडी अपने पैर जमा रही है, मजबूत होती जा रही है। 27 में चुनाव है, किस तरह से देख रहे हैं आरएलडी को 27 में? 27 में एनडीए के जो भी घटक दल हैं हम सब साथ में मिलकर लड़ाई में जाएंगे और योगी जी के कार्य बेहतरीन है, जो कार्य मोदी जी के भी कार्य बेहतरीन है, कार्य अच्छे हो रहे हैं, सरकार अच्छी चल रही है। आपने खुद देखा इतना बड़ा आयोजन कुंभ में हुआ, 60 करोड़ लोगों का एक समझिए मूवमेंट हुआ। एंटायर यूरोप और रशिया को मिला दीजिए तो उतनी पॉपुलेशन होती है और इलाहाबाद से प्रयागराज बहुत छोटा सा एरिया में, और आपको कोई भी ऐसी वहाँ पर घटना सामने नहीं आई, कोई डूब गया, कोई छेड़खानी, कोई किडनैपिंग, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। ये बेहतर पुलिसिंग का भी उदाहरण है, योगी जी की अच्छी नेतृत्व का भी उदाहरण मिला हम लोगों को। और युवाओं के लिए भी बहुत बड़ा ये देखने को अवसर मिला कि कैसे एक इवेंट को आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि युवा देखिए पॉलिटिक्स को सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं देखता है। और मैं ये भी सब आपके माध्यम से युवाओं को अपील भी करता हूँ कि आप चाहे किसी भी प्रोफेशन में रहिए, पॉलिटिक्स को आप देखिए और अपने प्रोफेशन में उसको उतारिए। ये जो हमारे आज लीडर्स हैं, चाहे चौधरी जयंत सिंह जी हैं, योगी जी हैं, मोदी जी हैं, इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं तो सीख ही रहा हूँ, लेकिन जो बाकी भी युवा हैं वो क्लोजली वॉच कर रहे हैं इस चीज़ों को। इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, रील से निकल कर अगर इसको भी हम देखेंगे तो लाइफ में बहुत बदलाव आएंगे हमारे। लेकिन ऐसा क्या होता है कि अचानक से जो गठबंधन के साथी होते हैं वही बागी तेवर अपनाने लगते हैं? आरएलडी की तरफ से भी अभी बीते दिनों ही एक बयान भी आया था। कई बार ऐसा हुआ है, सिर्फ आरएलडी नहीं, जो गठबंधन के दल है वो कई बार ऐसी टिप्पणी कर देते भाजपा के खिलाफ, लगता है कि यहाँ पे कुछ खटास है। देखिए खटास की बात नहीं है, देखिए हमारा अपना एक दल है, हमारी अपनी एक विचारधारा है जिसको हम लेकर चल रहे हैं। उसमें कभी कभी क्या होता है कि किसी की आइडियोलॉजी कुछ और होती है, हमारी आइडियोलॉजी कुछ और है, तो हम अपनी बात तो रखेंगे। यही लोकतंत्र है, बोलने की इरादी है और यही लोकतंत्र है। इसी की यही खूबी है कि हम साथ साथ भी हैं और हम अपनी जो बातें हैं उसको भी रख रहे हैं। आप अगर मेरठ के इंस्टेंस को बोल रहे हैं तो उसमें बिल्कुल जो हमारी आइडियोलॉजी थी हमने उसको बताई और उसको वापस भी हुआ, वो निर्णय वापस भी लेना पड़ा सरकार को। तो जो भी ऐसी चीज़ें हैं, देखिए हम आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, किसानों के उत्थान से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, युवाओं के उत्थान से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हम सरकार में बिल्कुल हैं, साथ हैं, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए हम सरकार में नहीं। अच्छा, एक नेता के तौर पर कितनी बड़ी चुनौती हो जाती है कि पार्टी अपने गठबंधन के साथी को बदलती है, तो जो कार्यकर्ता होते हैं, जो नेता होते हैं, उनको भी वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है, नई आइडियोलॉजी के साथ चलना पड़ता है। जैसे अभी आरएलडी की बात करें, पहले सपा के साथ थी, फिर बाद में भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए के साथ जुड़ गई, तो वहाँ पे अपनी बातों को रखना कि जो गठबंधन है उसमें सौहार्द भी बना रहे और हमारी जो पार्टी है उसका भी जो है ऑरा कम ना हो। देखिए मैं फिर बताऊँ, हमारी जो आइडियोलॉजी हम तो उसी पे चलेंगे, जो चौधरी चरण सिंह जी की आइडियोलॉजी हम उसी पे चलेंगे। गठबंधन 24 साल का काम है वो एनडीए में है, तो जो अच्छा काम मोदी जी का उस पर भी हम तारीफ करेंगे, जो योगी जी का अच्छा काम हो तारीफ भी करेंगे उस पर, और जो नहीं है उस पर बोलेंगे, ट्विटर पे ही बोलेंगे, हर जगह बोलेंगे। यही मुझे लगता है यही लोकतंत्र की खूबी भी है। इसीलिए हम सब एक जगह एक पार्लियामेंट में बैठ करके जब चर्चा होती है, इसीलिए ये अच्छी चर्चा होनी भी चाहिए, सार्थक चर्चा होनी भी चाहिए। और मुझे लगता है यही मिसिंग आउट है, इंडी गठबंधन के लोग यही मिस कर रहे हैं, वो ये लोकतंत्र के मूल को नहीं समझ पा रहे, इसीलिए जनता पापा नकार रही होंगी। आरएलडी को युवाओं की पार्टी कहा जाता है, सपा भी खुद को युवाओं की पार्टी कहती है, भारतीय जनता पार्टी भी इस टाइम मौजूदा वक्त में युवाओं को सबसे ज़्यादा वरीयता दे रही है। तो सबसे पहला सवाल तो ये, आपको अखिलेश यादव और सीएम योगी आदित्यनाथ में से सबसे बेहतर नेता कौन लगता है? नो डाउट योगी जी। पहले तो आप अखिलेश जी के साथ थे। साथ थे बिल्कुल, लेकिन तब मेरे नेता जयंत चौधरी से आज भी थे, लेकिन एज ए सीएम अगर आप कंपैरिजन एज ए सीएम कर रहे हैं, एज ए सीएम अखिलेश जी की कार्यकाल में बहुत खामियां रहीं, कमियां रहीं। उस टाइम उनके साथ में नहीं थे, हमारा गठबंधन 19 में हुआ, 17 तक वो सीएम रहे। और अगर हम एज ए सीएम कंपेयर करेंगे अखिलेश जी को और योगी जी को, तो योगी जी का कार्यकाल बहुत अच्छा है, कई मायनों में अच्छा है। ट्रांसपेरेंसी बहुत आई है, जैसे आप सबको पता है माफिया राज से बहुत ज़्यादा लगाम लगी है, जो गुंडई थी, दबंगई थी, ख़त्म हो गई। और वो सबसे अच्छा युवाओं के लिए, उन युवाओं के लिए जो राजनीति में आना चाहते हैं। पहले क्या था कि एक जो सिंडिकेट बना हुआ था, माफिया सिंडिकेट, उससे युवा डरता था, राजनीति में एंटर करने डरता था।
खासकर मैं पूर्वांचल से आता हूँ, वहाँ तो पूरा सिंडिकेट था, जिले का सिंडिकेट था कि गाजीपुर में तो ये होंगे, मऊ में ये है तो ये होंगे। आज ऐसा नहीं है। आज एक आम कार्यकर्ता, आम युवा भी सोच सकता है कि हाँ मैं इस पार्टी में ज्वाइन होगा, किसी भी पार्टी में ज्वाइन हो जाए, वो जरूरी नहीं हमारे पास ही है, वो किसी भी पार्टी में ज्वाइन होने की सोच सकता है, वहाँ से एमएलए बनने की सोच सकता है, एमपी बनने की सोच सकता है। तो ये जो मॉडल है, ये जो प्लेटफॉर्म है, वो योगी जी ने दिया हुआ है, इसको कहने में कोई चलिए गुरेज नहीं ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कि योगी जी या जयंत चौधरी आपके लिए बेहतर नेता कौन? सर्वोपरि। और देखिए दोनों में कंपैरिजन देखिए, जब जयंत जी सीएम बनेंगे तब उनके कामों की मैं तुलना योगी जी से कर सकता हूँ। अभी तो वो उनका अलग रोल है, वो अभी मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एजुकेशन के एमओएस है, और बेहतरीन काम कर रहे हैं उसमें। आप देखिए लास्ट 25 लाख युवाओं को भी स्किल में ट्रेनिंग दी गई, उनको सबको जॉब्स मिल रही हैं, बहुत बेहतरीन काम हो रहा है, स्किल डेवलपमेंट में भी अच्छा काम हो रहा है, एजुकेशन में अच्छा काम हो रहा है। तो उनका एक अलग रोल है, योगी जी का एक अलग रोल है। योगी जी सूबे के मुख्यमंत्री हैं, तो उनका अलग रोल है। जयंत चौधरी या अजीत चौधरी? देखिए उसमें कंपैरिजन मैं नहीं कर सकता। अजीत सिंह का बहुत बड़ा ऑरा है, और अजीत सिंह ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं अपनी राजनीति में, आप देखेंगे तो, और बहुत सॉल्वर्ट नेता रहे। उनका सम्मान है, हम लोग उनको, उनकी बातों को, और मैं बताना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे नेताओं में से उनकी एक उसमें आते हैं, वो IITian थे, फिर MIT से पढ़ाई की, और पहले इंडियन थे जो कि IIBM में वर्किंग थे, और उसको छोड़ करके राजनीति को चुना उन्होंने। तो ये बहुत बड़ा कुर्बानी दी उन्होंने और राजनीति में आने की। चौधरी चरण सिंह जी की कई पुस्तकें हैं जो उन्होंने लिखी हैं, 17 से ज़्यादा पुस्तकें हैं। उसमें से आपने शिष्टाचार ही क्यों चुनी युवाओं तक पहुंचाने के लिए? वो आप युवाओं तक पहुंचा रहे, ऐसा क्या है उस किताब में जो हर युवा को पढ़ना चाहिए? जब चौधरी साहब को भारत रत्न मिला, चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिला, तो मेरे दिमाग में ये आया कि कहीं ना कहीं एक गैप क्रिएट हो गया राजनीति में, युवाओं में। आज के जो युवा हैं, और चौधरी चरण सिंह जी के जो कार्य हैं उसमें भी गैप क्रिएट हो गया है। तो क्यों ना ये मौका अच्छा है कि भारत रत्न मिला है, और सब लोग मतलब एक हाईलाइटेड मौका था उस पर, तो क्यों ना हम छात्रों के बीच में जाएं और उनकी पुस्तकों को, उनकी विचार गोष्ठी, उनकी पुस्तक बांटी जाए। शिष्टाचार एक ऐसी पुस्तक है, एक तो बहुत छोटी है, 50-60 पन्नों की पुस्तक है, और उसमें जैसे बड़े बुजुर्ग हम बताते हैं, गाँव में भी आपको भी बताते हैं, सबको बताते हैं कि ऐसे रहना चाहिए, ऐसे बैठना चाहिए, लेकिन इसका कोई लिखित मैनुअल नहीं है। आज तक कोई लिखित मैनुअल नहीं है ना, कि हम यहाँ कैसे बैठेंगे, मैं कैसे बोलूँगा, मुझे अगर पानी पीना है तो कैसे पीना है, मुझे खड़े होना तो कैसे होना है। तो इसका लिखित मैनुअल वो शिष्टाचार किताब है। वो लिखित में कि आपको बात भी कैसे करनी है, खाना भी कैसे खाना है, सोना है तो कितने घंटे सोना है, ये चौधरी चरण सिंह जी ने लिख के बताया हुआ है। तो ये किताब मैंने सोचा कि ये किताब अगर युवा पढ़ लेंगे और इससे कुछ अगर इंस्पायर्ड हो गए तो एक अच्छा चेंज देखने को मिलेगा, और बहुत सक्सेस में अच्छी मिली। हमने लखनऊ से शुरू किया था हमने, और उसका गोरखपुर में हमने कार्य किया, ये बनारस में हमने BHO में किया, पश्चिम में कुछ जिलों में हमने काम किया, और अभी चल रहा है ये। और नेक्स्ट स्टेप इसी में हम लेंगे कि अब हम नशा मुक्ति की ओर इसको हम इंडल्ज करेंगे इसी प्रोग्राम में। प्राइवेट मेंबर बिल, इस पर RLD ने विचार किया, इसके पीछे की वजह क्या है? जब जयंत चौधरी जी राज्यसभा में गए तो उन्होंने एक प्राइवेट मेंबर बिल लेकर के आए। उसमें हमारा ये मांग थी कि 25 साल जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने की उम्र है उसको घटा करके 21 साल किया जाए। तो इसके पीछे लॉजिक ये है, जो मेरा भी लॉजिक है और चौधरी साहब का भी लॉजिक है, कि 21 साल के बाद एक युवा शादी कर सकता है, बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, करोड़ों की कंपनियां बना रहे हैं। आज आप शार्क टैंक जैसे जो प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, आप देखते होंगे, उसमें नए नए लड़के आ रहे हैं 21-22 साल के, जो करोड़ों की कंपनी बना चुके हैं, स्टार्टअप कर रहे हैं। 21 साल का युवा विदेशों में जाकर के झंडे गाड़ रहा है, तो क्यों नहीं उसको हम राजनीति में लेकर के आए। कि 25 होता क्या है कि जब आप एजुकेशन कंप्लीट करते हैं, इंडियन एजुकेशन ऐसी है कि 12th करना है, फिर बैचलर्स करनी है, और उसके बाद किसी ने अगर मास्टर्स की तो उसमें एज हो जाती है 20 से 21 साल एज हो जाती है। और अगर कोई राजनीति में इंटरेस्टेड है और अगर उसको हम उस टाइम पे नहीं लेकर के आए तो फिर परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। भारत हम एक साथ जॉइंट फैमिलीज हैं, सबकी माता पिता का भी हमें देखना होता है, अपने परिवार अपनी सेटलमेंट देखते हैं लोग। तो उसमें अगर कोई नौकरी में चला गया तो फिर उसको वापस राजनीति आने में दिक्कत होगी। आपने किस उम्र में राजनीति शुरू करी? मैं 2014-15 में, मेरे लगता है मेरी उम्र 18-19 साल थी, तभी मैंने भी शुरू की थी। और अगर मैं भी चला गया होता, मान लीजिए जॉब करने के लिए, तो आज मैं यहाँ ना बैठा होता। ठीक है, आपके पास तो बिजनेस एक ऑप्शन था, आपने तो परिवार की जिम्मेदारियों को देखते हुए बिजनेस चुन लिया।
शादी हो गई है? हाँ, शादी हो गई है तो 2022 आज में। शादी, बिजनेस, राजनीति एक साथ कैसे मैनेज कर रहे हैं? कर रहे हैं कर रहे हैं, अच्छे तरीके से कर रहे हैं जी। और करना पड़ेगा। देखिए, मुझे लगता है कि मेरा ये अपना मानना है और जितना मैंने अपने बुजुर्गों से सीखा है, जो हमारे नेता हैं इस देश के, जितने भी अच्छे नेता हैं, उनसे सीखा है कि जिनको भी पढ़ाई करने के लिए स्कूल मिला, जिनको भी पढ़ाई करने के लिए यूनिवर्सिटीज़ मिली हैं, इनको अच्छे शिक्षक मिले हैं, उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि हम उनके हक में खड़े हों, उन पीड़ित, शोषित, वंचित के हक में खड़े हों, जिनको ये सब नहीं मिला। जिनको ये सब नहीं मिला उनको कौन बताएगा कि ये भी आपके लिए है। जी। तो वो मेरी जिम्मेदारी है। अगर मैंने इस समाज से कुछ लिया है तो कुछ वापस भी देना पड़ेगा। ये प्रकृति का नियम जी। है, बैलेंस ऐसे ही होता है। तो अगर मुझे अच्छी यूनिवर्सिटी मिली है, कॉलेज मिली है, शिक्षा मिली है, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो पीड़ित, वंचित, शोषित वर्ग है उसको मैं कैसे मुख्य पटल पर लेकर के आऊँ। इसकी लड़ाई है और ये जारी है। सवाल तो बहुत सारे हैं। अगर बात करी जाए यहाँ पे छात्र राजनीति की, तो उसमें आपने चैलेंजेस भी बता दिए, उसमें आपने बता दिया कि सामंजस्य बैठाना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड की बात करें, आपके सामने चुनौती आई तो आपको जो है अपनी एजुकेशन छोड़नी पड़ी। लेकिन अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं होता, आपका बिजनेस सेटल नहीं होता, तो क्या आप राजनीति में इस तरह अपने पैर जमा पाते, युवाओं के लिए काम कर पाते? देखिए, थोड़ा टफ होता है। मैं इस बात को मानता हूँ कि अगर रिसोर्सेज नहीं है तो दिक्कत होती है राजनीति, क्योंकि आज की राजनीति आप देख रहे हैं कि मैं एक टर्म यूज़ करता हूँ, भौकालवाद। आज ये भौकालवाद की राजनीति है। मेरी टीम में भी मुझे लोग सजेस्ट करते हैं कि भैया 2 गाड़ी चलिए और 3 गाड़ी चलिए। एक ये पूर्वांचल में और इवन पूरे यूपी में ये चीज़ हो चुका है कि जो छात्र नेता हैं या युवा नेता हैं वो 10 गाड़ी से चलेंगे तो ही वो युवा नेता माने जाएंगे। तो मैं इसका विरोधी हूँ, मैं इसको नहीं मानता। मैं आज भी एक ही गाड़ी चलता हूँ, खुद ही गाड़ी ड्राइवर नहीं कौन तो सी गाड़ी से चलते? स्कॉर्पियो है मेरे पास। आज तो युवा नेताओं के पास थार जरूर थार होती है, है। बिल्कुल बिल्कुल थार बहुत पॉपुलर गाड़ी है। तो देखिए क्या है, इस भौकालवाद से उसका दुष्परिणाम क्या है, ये सोचना पड़ेगा। जो आम कार्यकर्ता है, जिसके मन में एक है कि मैं भी कुछ करूं, वो ये काफिला देख करके ना उसका जो उसके सपने वो टूट जाते हैं। उसके सपने टूट जाते हैं कि मैं तो ये नहीं कर सकता अफोर्ड। तो हमें ये कम से कम राजनीति को इतना सुलभ बनाना पड़ेगा कि एक साइकिल चलने वाला लड़का भी सोच सके कि हाँ मैं भी ये काम कर सकता हूँ। जिस दिन हम ये इतना सुलभ राजनीति को बना लेंगे, उस दिन आपको आप दिखेगा कि विधानसभा में भी और पार्लियामेंट में भी युवाओं की एक बड़ी संख्या दिखेगी, आम युवाओं की, आम घरों से निकले हुए लोगों की। अच्छा, योगी जी से मुलाकात हुई है? योगी अभी मुलाकात नहीं। ऐसे मतलब एक दो बार ऐसी हुई, ऐसे फॉर्मल मुलाकात नहीं हुई। एक मुलाकात हुई, बता देता हूँ आपको। मैं क्लास 4th में गोरखपुर में पढ़ता था। गोरखपुर में नवल्स एकेडमी है, वहाँ पढ़ता था मैं, और योगी जी वहाँ पर एज ए चीफ गेस्ट आए थे। MP थे तब गोरखपुर के हमारे। तो आरती होती, तो वो सौभाग्य मुझे मिला था कि वो आरती करने का सौभाग्य मिला था। उतनी मुलाकात हुई, उससे ज़्यादा मुलाकात नहीं हुई। अच्छा, फिलहाल मौजूदा वक्त की राजनीति में आपका आइडल नेता कौन है? देखिए, अभी जो राजनीति कर रहे हैं आप, जयंत चौधरी जी। जयंत चौधरी जी में मुझे जो दिखता है कि एक LSE से पढ़े हुए हैं, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़े हुए हैं, और आज भी आप उनको देखेंगे तो मेरी टीम के बहुत लोग हैं जो जानते हैं, मिले भी हुए हैं, बहुत सुलभ हैं। आपको जब मिलना है आप टाइम लीजिए, मुलाकात कर लीजिए। कोई ऐसा भौकालवाद नहीं है उनके अंदर, कोई 10 सिक्योरिटी गार्ड लेके नहीं चलते हैं। बहुत नॉर्मल, आप अपनी बात रखिए, अपनी बात एकदम ऐसे बड़े भाई सुनते हैं, उस पर रिएक्ट करते हैं और गाइड करते हैं। और उनकी राजनीति मुझे बहुत अच्छी लगती है। उन्हीं को हम लोग अपना नेता मानते भी हैं। नेता मानते हैं, भविष्य में उन्हें कहाँ देखते हैं? CM की कुर्सी पे देखते हैं, PM की कुर्सी पे देखते हैं? क्योंकि अभी ट्रेंड चल रहा था चुनाव से पहले, अखिलेश यादव को चाहने वाले वो चाहते थे कि CM बन जाए, योगी जी को चाहने वाले वो चाहते थे कि CM योगी बने रहे CM। आप कहाँ देखते हैं जयंत चौधरी को? हमारे नेता हैं, हम तो चाहेंगे कि PM और CM बने। हम, अगर मैं नहीं चाहूँगा तो कौन चाहेगा? सबसे बड़ा पक्षधर हूँ कि चौधरी साहब बने CM इस सूबे के। अच्छा, अपने आप को कहाँ देखते हैं राजनीति में फिर? जहाँ जनता पहुँचाना चाहे जहाँ जनता, जो जनता बोल देगी वो है। परिवारवाद को किस नज़र से देखते हैं? सही है, गलत है? ये डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। जनता चुनेगी तो ही आप कहीं बैठेंगे, जनता नकार देगी तो कहीं नहीं बैठेंगे। अखिलेश यादव जी आज CM नहीं है, योगी जी CM है, जनता ने चुना इसलिए है। तो सिंपल है, परिवारवाद यही है। जनता अगर चुनेगी तो ठीक है, और जनता नहीं चुन रही है तो कुछ भी ठीक नहीं। बिहार चुनाव के लिए क्या कुछ तैयारी है? क्या लगता है बिहार में क्या होने वाला? RLD की पोजीशन क्या दिख रही है? कि बिहार चुनाव की जो बात है, वो तो हाईकमान तय करेगा कि हम वहाँ लड़ रहे हैं कि नहीं। NDA वहाँ मजबूत है।
नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार अच्छी चल रही है और मुझे लगता है दोबारा से एनडीए वहाँ पर भारी मत चुन के आएगी, अच्छा रहेगा वहाँ। और कौन कौन से राज्यों पर फोकस है आरएलडी का? एक्सपेंशन हर पार्टी चाहती है कि मैं एक्सपैंड करे, तो हमने अभी जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ा था, झारखंड में भी हमने यूनिट बनाई हुई है, राजस्थान में हमारा एक एमएलए भी है, डॉक्टर सुभाष गर्ग जी भरतपुर से हमारे एमएलए हैं। उसके बाद में हम लोग अभी साउथ में भी, केरल में भी हम लोग एक्सपेंशन की सोच रहे हैं। तो एक्सपेंशन देखिए, जहाँ जहाँ पर भी चौधरी चरण सिंह जी के मानने वाले हैं, उनकी नीतियों में मानने वाले हैं, वहाँ वहाँ एक्सपेंशन होना चाहिए पार्टी का। इसका मैं पक्षधर हूँ कि पार्टी को एक्सपेंड करना चाहिए। एनडीए में आपको अपनी आवाज उठाने का पूरा मौका मिलता है? एनडीए में शामिल होने के बाद यूपी में क्या किसानों की कुछ स्थिति बेहतर हुई है? उनकी मांगे, उनकी आवाज सीएम योगी तक पहुंच रही है? जयंत चौधरी पहुंचा रहे हैं? बिल्कुल पहुंचा रहे हैं, चौधरी साहब बिल्कुल इसमें एक्टिव हैं और इवन योगी जी भी खुद भी काफ़ी बड़े लीडर रहे हैं और एमपी रहे हैं कई बार के, तो उनको सारे मुद्दे पता हैं आई गेस। और जो हम लोग का सामंजस्य है वो अच्छा चल रहा है और हमें जो एक दूसरे की जो क्या खामियां भी यही पता है और उस पर हम लोग बात भी कर लेते हैं आपस में, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है जिसपे कि हम ये कहें कि नहीं हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, ऐसा नहीं। सारी बातें रखी जा रही हैं और सारी बातों पे आश्वासन दिया जा रहा है कि सब काम अपने होंगे, लेकिन जो टाइम लगता है किस चीज़ में वो प्रोसेस है एक, तो प्रोसेस कंप्लीट तो होगा तभी तो होगा चीज़ें। युवाओं के लिए आरएलडी काम करती है, कई ऐसे मौके भी देखने को मिले। आरएलडी ने कई केंद्र की योजनाओं को भी जनता तक पहुंचाया। केंद्र से किस तरह से मदद मिलती है, अगर केंद्र की योजनाओं के अलावा अगर आप किसी चीज़ पे काम करना चाहते हैं तो? केंद्र की सबसे बड़ी योजना तो अभी जो डिपार्टमेंट मान लीजिए जो दिया गया है स्किल डेवलपमेंट का, बेहतरीन कार्य है। इसमें युवाओं के लिए बेहतरीन मौका है बेरोजगारी छुटकारा पाने का। आज की डेट में अभी इसमें जो स्किल डेवलपमेंट में 100 से अधिक कोर्सेज हैं, 3-3 महीने के कोर्सेज हैं, इसमें कि युवा इनरोल हो सकता है अपने जो भी नियरेस्ट सेंटर हैं उनके, और फ्री ऑफ कॉस्ट है। और उसके बाद सर्टिफिकेशन होता है और उसको फिर एम्प्लॉयमेंट भी दिया जाता है उसके थ्रू। तो बहुत अच्छा कार्य है PMKY का है स्किल इंडिया में। तो ऐसे कार्य हैं और सेंट्रल की अच्छी अच्छी नीतियाँ हैं जिसमें युवाओं को लाभ लेना चाहिए और उसका जितना ज़्यादा हम प्रचार प्रसार कर पाएँ उतना हमारे लिए भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी हमारी भी है कि उस स्कीम को हम बता पाए कॉमन युवा को, ये स्कीम चल रही है, इसके आप लाभ। चलिए, आप स्कीम तो बता रहे युवाओं को, लेकिन जो पढ़े लिखे बेरोजगार है उनका क्या? कुछ समय से यूपी में शांति है, लेकिन इको गार्डन जब आप जाते हैं आपको कैसा महसूस होता है? गए हैं कभी? गए हैं, आप शायद वो फोटो देखी होगी आपने, तभी आपने सवाल किया है। पिछले वर्ष मैं और चौधरी जयंत सिंह जी और हमारी पार्टी का डेलीगेशन वहाँ गया था, हम बैठे भी थे और शिक्षक भर्ती का जो मामला था उस पर हम उनके साथ थे और मेरे ख्याल में भी कुछ कोर्ट का प्रोसीजर चल रहा है उन लोगों का और संपर्क में हैं वो लोग भी हमसे। लेकिन जब भी प्रदर्शनकारी युवा किसी भी नेता के दरवाजे पर जाते हैं उनको लाठियां खानी पड़ती है, फिर से इको गार्डन भेज दिया जाता है, तो ये रवैया, आप एक छात्र नेता हैं, आपको लगता है ये सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी भी प्रदर्शनकारी को लाठी नहीं मारनी चाहिए। मैं इसका बिल्कुल भी विरोध करता हूँ, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रदर्शन करने अगर लोग आए हैं तो उनकी मांग सुन लेनी चाहिए, क्योंकि हम लोग खुद भी प्रदर्शन बहुत करते रहते हैं। क्योंकि कई बार कोशिश करी है उन्होंने कि वो जाए खुद सीएम से बात करें, डिप्टी सीएम के दरवाजे तक गए, कई बार बीजेपी कार्यालय तक गए, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई, उनको वापस इको गार्डन भेज दिया गया। वो तस्वीरें सबने देखी। जितना मैं जानता हूँ उसमें एक डेलीगेशन को बुलाया भी गया था, उनसे मांग भी उनकी समझी गई और उसमें जो कार्रवाई थी वो कार्रवाई की भी गई है। बट उसके अलावा भी कुछ और छात्र बच रहे हैं मेरे ख्याल में, जो अभी मांग कर रहे हैं, वो भी स्प्लिट हैं आपस में, क्योंकि मैं उस आंदोलन में रहा हूँ, मैंने ऑर्गेनाइज कराया है उसमें। तो जो अभी बच रहे हैं उनका कैसे समाधान निकलेगा अब ये देखते हैं। शुरुआत हमने छात्र राजनीति से करी थी, तो एक बार फिर वही सवाल कि छात्र पहले के समय में राजनीति से जुड़ने के लिए काफ़ी उत्साहित नजर आते थे, लेकिन मौजूदा वक्त में वो उत्साह देखने को नहीं मिल रहा है। गवर्नमेंट जॉब की तरफ भाग रहे हैं, सरकार स्किल उनमें डेवलप करने की कोशिश कर रही है, लेकिन राजनीति से जुड़ना कितना युवा के लिए ज़रूरी है, हमारे डेमोक्रेसी के लिए ज़रूरी है, और किस तरह से आप उन्हें प्रेरित कर रहे हैं? देखिए, हमारा जो देश है वो युवाओं का देश है, ये मोदी जी भी बोलते हैं इस चीज़ को। तो अगर युवा राजनीति में नहीं आएगा तो एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगी और उस वैक्यूम में फिर गलत लोग आ जाएंगे। तो युवा राजनीति में क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि एक ऐसा माहौल तो बनाया गया था प्रीवियस गवर्नमेंट में जिसमें कि लगता था कि सिर्फ बाहुबल धन बल वाला ही राजनीति कर सकता है। उस माहौल को, उस परसेप्शन को तोड़ने का काम अभी किया गया। अभी आप देखिए तो
बहुत से युवा राजनीति में आ रहे हैं, हमारी पार्टी में भी और अन्य पार्टियों में भी हैं। उनको मौके भी मिल रहे हैं, टिकट भी मिल रहे हैं और उनको प्रमोट भी किया जा रहा है। मैं उसका एक लाइव एग्जांपल मुझे प्रमोट किया गया, तो ये बैठा हूँ आपके साथ। तो मुझे लगता है कि युवाओं को एक दिशा देने की ज़रूरत है और हम लोग को उनसे कनेक्ट करना पड़ेगा जिस मीडियम से वो कनेक्ट चाहते हैं। अब क्योंकि जो पहले की राजनीति बहुत अलग थी कि आप एक हॉल में मीटिंग कर लीजिए और काम हो गया। अभी क्या है कि हमें उनके पास जाना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी कैंपस में जाना पड़ेगा, उनकी जो दिक्कतें सुननी पड़ेंगी एंड उसमें से ही हमें कुछ अच्छे नेता मिल जाएंगे। ये करना पड़ेगा, टफ टास्क है, लेकिन किसी को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा और हम लोग इसके इनिशिएटिव ले रहे हैं। आई गेस कि 27 के चुनाव में आप देखेंगे कि आरएलडी में भी और एनडीए अलाइज में भी, जो हमारे अलाइज है, अच्छे नंबर्स में युवा रहेंगे, अच्छे आई गेस चुनाव भी लड़ेंगे। छात्र राजनीति के दौरान लाठियां खाई कभी? खाई भी हैं। इको गार्डन जैसे आपने बताया, हम लोग ठूस के भरे भी गए हैं, लेके भी गए तो सब कुछ हुआ है। अच्छा, पुलिस की मदद मिलती है छात्रों को? मिलती है, मतलब इतना बर्बर नहीं होते। मतलब ऐसे हम लोग को स्टार्टिंग में तो पकड़ के ले जाते हैं, लेकिन फिर वहाँ जा कर के हो सकता है इन लाठियों से अब युवा बचना चाहता है। देखिए, युवा कभी भी लाठियों डरता नहीं। अगर उसकी मांग है तो वो मांग हम मनवा लेते हैं। तो लाठियों से हम लोग डरने वाले तो कभी रहे ही नहीं। कोई युवा भी, और खासकर उत्तर प्रदेश की इस भूमि का युवा तो डरता नहीं लाठियों से। तो लाठी कोई हमारे लिए बड़ा विषय नहीं है और युवा नहीं डरने वाला। तो हमारे साथ बात कर रहे थे आरएलडी छात्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष अमन पांडे जी, जिन्होंने अपने पूरे जीवन का जो अभी तक का राजनीति का सफर है उसके बारे में भी बताया, किस तरह से उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है जिससे प्रेरित हुए और उन्होंने राजनीति में कदम रखा, कौन सा उनका फेवरेट नेता है ये भी बताया। उम्मीद करते हैं आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।